हेलो एवरीवन, वेलकम है, स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम एक कदम और संघर्ष को ओर बढ़ाते हुए क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट और चैप्टर सेकंड था न्यूट्रिशन इन एलिमेंट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं। अब आएंगे चैप्टर 3 के तरफ। इसमें चैप्टर 3 में है हीट। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में कि व्हाट इज़ हीट, यानी हीट क्या होता है, हीट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हीट अपनी यात्रा कैसे कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हीट क्या होता है? हीट जो है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। हीट क्या है? एक एनर्जी का रूप है। इसको कह सकते हैं हीट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक रूप है। तो हीट कब उत्पन्न होता है? हीट जो होता है, फ्रिक्शन करेंगे, क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है फ्रिक्शन से। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब क्या होता है? हीट का वहाँ से पैदाइश होती है, हीट निकलता है। जब दो वस्तु अपने स्थान में चेंजिंग करता है, वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। तो हम लिखे हैं हीट दो वस्तुओं के तापांतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। दो वस्तुओं के तापांतर के कारण, यानी दो वस्तुओं के ताप में अंतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इस कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। दो वस्तुओं के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, स्थान चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ऊर्जा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, ऊर्जा हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की ओर होता है। और ऊर्जा में एक खास बात यह है कि ऊर्जा को ना ही तो हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजिंग ला सकते हैं। उसके एक फॉर्म में, एक रूप से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? चेंजिंग ला सकते हैं। किसी वस्तु की उष्णता, किसी यहाँ आते हैं, ऊर्जा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। ऊर्जा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप के किसी जाती है। किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। यानी हम किसी वस्तु का में कैसे पता करेंगे कि उसमें कितना ऊर्जा है, कितना एनर्जी है, तो उसका हम टेम्परेचर से पता करते हैं कि उस वस्तु में कितना ताप है, कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी है, कितना ऊष्मा है, तो उसका हम टेम्परेचर से पता करते हैं। ताप मापने के लिए उपयोग की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली क्या है? एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जिसको ताप मापी यंत्र कहते हैं। ताप मापने के लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ताप मापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर जिसकी सब अपने टेम्परेचर को मापते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर को मापते हैं, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है।
किसी व्यक्ति का जो है सामान्य टेम्परेचर 35 डिग्री से लेस देन नहीं होता है और 42 डिग्री से मोर देन नहीं होता है। यानी ये है। तो हम टेम्परेचर को मापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 18 डिग्री यानी 108 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है मनुष्य का सामान्य तापमान, मतलब इसके बीच में होता है, इसी रेंज में होता है। तो क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक की ताप ही माप सकते हैं। अगर डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी हमारा बॉडी का जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस तक ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो में होता है, जो एक बल्ब होता है, अंतिम सिरा में एक बल्ब होता है, उस बल्ब में पारा होता है जो कि हमारे टेम्परेचर को नापने में हेल्प करता है। जैसे कि आप दिखा रहे हैं आपको डॉक्टरी थर्मामीटर में, जैसे कि यहाँ नज़दीक वाला जो है लास्ट वाला, यहाँ एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में क्या होता है, पारा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में अंदर में एक क्या होता है, लंबी पतली सी क्या होता है, कांच होता है। कांच की नली होती है, इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है, यानी अंतिम सिरे में एक बल्ब होता है, बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर आपको ताप मापने का एक मापकरण यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह प्रक्रम सेल्सियस स्केल जिसे सी से द्वारा दर्शाया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर हमें सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के प्रेशर में काम करता है, बीच के प्रेशर में रहता है। इसको पढ़ लिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक बल्ब जो होता है, वो बल्ब में क्या होता है, पारा होता है, तो हमारे टेम्परेचर को लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अपना शरीर के टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं, किससे, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम अपना शरीर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है पढ़ाया -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है, रेंज जो होता है पढ़ाया कैसा होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पढ़ ली किसके बारे में, कि थर्मामीटर के बारे में, कि और हमारे शरीर में जो ऊष्मा होता है वो ऊष्मा का कैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है, कौन कौन से थर्मामीटर हमारे शरीर के लिए सही है और कौन प्रयोगशाला के लिए सही है, उसके बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं हम क्या, पदार्थ प्रत्येक चालक पदार्थ होता है, एक कुचालक होता है, क्या, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। एक क्या होता है, कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, जो अपने से बिजली को अपने से टेम्परेचर को क्या करता है, आसानी से पार होने देता है, जिससे जो क्या करता है, अपने से टेम्परेचर को आसानी से पार होने दे देता है, जिससे कि टेम्परेचर आसानी से पार होता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और जिससे टेम्परेचर आसानी से पार नहीं होता है, जो अपने से होकर टेम्परेचर को पार होने नहीं देता, उसे इंसुलेटर कहते हैं, यानी कुचालक कहते हैं। चालक पदार्थ यानी सुचालक यानी चालक पदार्थ कहता है। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं से होकर ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित हो जाए, स्थान में चेंजिंग हो जाए, करा जिन वस्तुओं से होकर ऊष्मा आसानी से चेंजिंग हो जाए, जिन वस्तुओं से होकर ऊष्मा का आसानी से चेंजिंग हो जाए, उसे क्या कहेंगे,
कंडक्टर कहेंगे। और जैसे कि लोहा, लोहा में क्या होता है, आसानी से चेंजिंग होता है। और बात किया तांबा, एल्युमिनियम, इसमें क्या होता है, ये ऊष्मा जो होता है वो क्या करता है, आसानी से चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि आप बिजली का एक छोर में लोहा का एक छड़ लीजिए, उसमें एक छोर में आप जो करंट लगाते हैं, दूसरा छोर में करंट पहुंच जाएगा, यानी इसमें ये क्या क्या कैसा हुआ, चालक हुआ, यानी चालक हुआ, यानी ये सुचालक हुआ। इससे बिजली क्या होता है, आसानी से पार करेंगे। इसी की जगह जब हम प्लास्टिक लेते हैं तो एक छोर पे इसका लगाते हैं तो दूसरा छोर पे इसका करंट नहीं आता। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, कुचालक हो गया। कुचालक में आ जाएगा इंसुलेटर में जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, वायु, लकड़ी, यानी वायु जो ऊष्मा का बहुत बड़ा कुचालक, यानी वायु में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरित नहीं होता है। कुचालक इंसुलेटर जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है, इस पार से उस पार अपने से होकर आसानी, जैसे कि लोहा में एक तरफ लगाया हम तार को, बिजली दिए तो दूसरा तरफ करंट चले गया, मगर इसमें नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। ये क्या, इसमें आ गया, इंसुलेटर में आ गया, अपने से होकर आसानी से क्या करता, करंट को पास होने देता, ऊष्मा को पास होने नहीं देता। जैसे कि वायु, प्लास्टिक, लकड़ी। लकड़ी में बात कर दीजिएगा, सूखा लकड़ी, और जो कच्चा लकड़ी रहेगा तो उसमें क्या होता है, करंट पास होने की संभावना रहती है। ऊष्मा अब पढ़ेंगे, ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होता है। ये पढ़ ले कि जिससे ऊष्मा पास हो सकता है उसे चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। जिससे ऊष्मा पास नहीं हो सकता उसे इंसुलेटर कहते हैं, यानी कुचालक कहते हैं। अब कहीं क्या आप पढ़ेंगे कि किन किन प्रोसेस के द्वारा ऊष्मा को हम एक दूसरे से में स्थानांतरित कर सकते हैं। उसमें 3 प्रोसेस है, इसका नाम है चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन। ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। चालन यानी कंडक्शन, इसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। क्या कर रहा है, चालन में होता है, इसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। और जो हम एक छड़ लिए, इस छड़ में यहाँ पे कई जगह हम क्या करें, मोम लगा दिए, कई जगह मोम लगा दिए। और हम छड़ को यहाँ पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं छड़ को, तो ये मोम सिर्फ यहीं का नहीं पिघलेगा, यहीं का मोम नहीं पिघलेगा, बल्कि ये पूरा छड़ का मोम क्या हो जाएगा, पिघल कर गिरने लगा। इससे पता ये चलता है कि हम हीट यहाँ देते और ये मोम यहाँ का पिघल रहा है, यहाँ भी हीट आया हुआ तब ना मोम पिघल के नीचे गिर रहा है। तो ये कह रहा है ये किस प्रोसेस में आ जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, ये चालन का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऊष्मा किसी वस्तु ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित। उसमें हम यहाँ गर्म किए मगर ऊष्मा चल के कहाँ गया, कण चल के कहाँ गया, यहाँ आ गया, जिसके कारण यहाँ का मोम भी क्या हो गया, गिरने लगा नीचे पिघल के। तो ऊष्मा हम यहाँ एक सिरा में लगाए थे मगर वो दूसरा सिरा में कैसे पहुँच गया, स्थानांतरित करके। इस प्रोसेस का नाम है चालन, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। और देखिए ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, चालन में। जैसे हम एक लोहा ही लिए थे, लोहा कैसा था, ठोस था, उसमें एक सिरे को गर्म किया, दूसरा सिरे में पहुंच गया क्या, हीट पहुंच गया, जिसके कारण मोम पिघलने लगा, तो वो ठोस में आया। ये उसका एग्जांपल है क्या, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा। दूसरा है कन्वेक्शन, क्या, कन्वेक्शन यानी संवहन। जब किसी तरल या गैस को गर्म किया जाता है तो उसके गर्म कण हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं और इस तरह ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे कण उनका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। इस तरह ऊष्मा का चक्र चलता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। संवहन में क्या होता है, हम जब किसी गैस या द्रव्य पदार्थ को हम उसको गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। जिससे हम हवा को गर्म किया गया, हवा गर्म हुआ और गर्म हवा ऊपर उठ गया तो ऊपर उठ गया। गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद क्या गया, वो ऊपर उठ गया। वो ऊपर उठ गया तो अब वहाँ
जहाँ पे वो गर्म हुआ था वो हल्का होने के बाद ऊपर जो उठ गया वो जगह क्या हो गया, खाली हो गया। वो खाली जगह में बगल में जो ठंडा हवा था वो हवा यहाँ पे भर दिया। अब बोलेंगे ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब भी उसके क्षेत्र का, उस एरिया का टोटल हवा, टोटल एयर क्या हो जाए, गर्म ना हो जाए, तब तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे पानी का उबलना किस में आएगा, संवहन में आएगा। हम पानी को उबालते हैं, उबलने के बाद जो भाप निकलता है वो कुछ पानी भाप के रूप में बाहर नहीं जाता है, और जो ठंडा पानी होता है वो फिर उसका जगह क्या करता है, घेर लेता है, उसका जगह पे आ जाता है। वो यहाँ पे बताया गया है सब सरल भाषण क्या है, जब किसी तरल यानी द्रव्य पदार्थ या गैस यानी गैसेस पदार्थ वो गर्म किया जाता है तो उसके गर्म कण हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण उनका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं वो ऊपर उठता है, और जो उस ऊपर में आसपास में जितना गर्म पदार्थ था वो क्या हो गया, नीचे आ गया, नहीं उसका स्थान पे आके बैठ गया। वो भी गर्म होगा फिर वो ऊपर उठेगा, फिर आसपास में जितना ठंडा रहेगा वो फिर ठंडा आएगा इसमें, फिर वो गर्म होगा फिर ऊपर उठेगा, बैठ जाते हैं। इस तरह उष्मा का क्या होता है, चक्र चलता रहता है। इसी तरह उष्मा का प्रोसेस क्या होता है, चक्र चलता रहता है, जिसे संवहन कहते हैं। जैसे पानी का उबलना, समुद्र तथा स्थल समीर, समुद्र तथा स्थल समीर, पानी का उबलना और समुद्र तथा स्थल समीर, जब स्थल का समीर जो होता है, स्थल का हवा जो होता है जब गर्म हो जाता है टेम्परेचर के कारण, जल्दी ये गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म होने के कारण ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। गर्म होने के बाद हल्का होगा तो वो क्या करेगा, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद यहाँ खाली हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, समुद्र का समीर आके, समुद्र का हवा आके यहाँ पे क्या होता है, जगह को भर देता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर होता है, फिर जो ठंडा हवा आता है समुद्र का फिर वो आके यहाँ पे भर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और जब समुद्र से हवा आता है किसी स्थल की ओर, उसे हम समुद्री समीर कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। आगे पढ़ेंगे उसको। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। देखिए समुद्री समीर किसे कहते हैं और स्थल समीर किसे कहते हैं। जब स्थल पर टेम्परेचर पड़ता है, अधिक टेम्परेचर के कारण स्थल का वायु जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद आपको पता है कि कोई वस्तु जब गर्म होगा वो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। गर्म करने के बाद कोई वस्तु जब हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। इसका हम बात कर रहे हैं अभी एयर का, कि समुद्री समीर और स्थल समीर किसे कहते हैं। जब स्थल का जो है समीर है, स्थल का हवा जो है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाता है। जितना हवा था वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ऊपर उठ गया स्थल का हवा, अब वहाँ खाली बच गया। वो खाली होगा, जाहिर सी बात, एक तरफ भीड़ है एक तरफ खाली है, और जो आप बॉर्डर को तोड़िएगा तो खाली की तरफ सब आके गिर जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, हवा फूल था स्थल में, इसको गर्म किया गया, गर्म होने के बाद ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ये जगह खाली हो गया। यहाँ पे समुद्र का समीर आके यहाँ पे क्या किया, जगह ले लिया। समुद्र का समीर आके यहाँ पे फिर गर्म हुआ, फिर वो ऊपर उठा, फिर जो समुद्र का समीर था ठंडा उसको फिर आया, फिर वो क्या हो गया, फिर वो गर्म हुआ ऊपर उठा। यही प्रोसेस क्या था, समुद्री समीर, यानी समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवा समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र से बहने वाली हवा, समुद्री समीर, समुद्र की ओर से बहने वाली हवा क्या हो रहा है, समुद्र से बहने वाली बनी, समुद्र की ओर से, समुद्र की तरफ से आने वाली हवा किधर आएगा, स्थल की तरफ है, क्योंकि स्थल में वायु हीट हुआ, और हीट होने के बाद वो ऊपर चल गया, हल्का होने के बाद ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ जगह खाली हुआ तो वो स्थल की तरफ आया। समुद्र से स्थल की ओर आने वाली हवा को क्या कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। अब कहेंगे स्थल समीर किसे कहेंगे, जब स्थल समीर उसको कहेंगे जब समुद्र का ये हो जाता है, हीट हो जाता है, जब समुद्र का एयर क्या हो गया, हीट होने के कारण वो ऊपर चले गया, तो स्थल में जो एयर था वो क्या था, ठंडा था। स्थल में जो एयर था वो क्या था, ठंडा था। जब वहाँ पे हीट हुआ, समुद्र का समीर जो हीट हुआ वो ऊपर चले गया, समुद्र का वायु क्या गया, हल्का होने के बाद ऊपर चले गया, तो स्थल का समीर जो ठंडा था वो क्या गया, समुद्र की तरफ जाने लगा। तो इस प्रोसेस को, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, समुद्री समीर, स्थल समीर कहता है, यानी स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली हवा। समुद्री समीर कहेंगे तो समुद्र से स्थल की ओर आने वाली हवा को समुद्री समीर कहेंगे, और स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली हवा को स्थल समीर कहेंगे। अब तीसरा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है समुद्री समीर और स्थल समीर, ये संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, याद रखिए। विकिरण यानी रेडिएशन। विकिरण क्या होता है, विकिरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी का यानी हीट का स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है इस प्रोसेस में, ठीक है। विकिरण यानी रेडिएशन, जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण
के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज की उष्मा, किसी माध्यम मतलब हवा, वायु, ये सब किसी चीज का क्या होता है, जरूरत नहीं होता है। नहीं, हवा, वायु, जल, ये सब किसी चीज का क्या होता है, जरूरत नहीं होता। किसी माध्यम का क्या करता है, जरूरत नहीं होता है। किस प्रक्रिया में, विकिरण प्रक्रिया में, रेडिएशन प्रोसेस में, यानी जिसमें उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूरज की उष्मा, सूरज से जो हमारे पास उष्मा होता है वो किसी माध्यम, सूरज से यहाँ तक उष्मा आने के लिए तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम हीटर के पास बैठते हैं, हीटर से जो हमें गर्मी प्राप्त होता है या आग से जो गर्मी प्राप्त होता है, वहाँ भी उसको हम मुझ तक पहुँचने के लिए कोई उसको क्या होता है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हमारे शरीर की विकिरण, हमारे शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश से उष्मा देता है और लेता है। अगर हमारा शरीर जो है विकिरण प्रोसेस के द्वारा, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हमारा शरीर को जो वायुमंडल में हमको उष्मा देना होगा, उसमें हमको कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं, मतलब कोई माध्यम का जरूरत नहीं होगा। और हमको उससे उष्मा लेना होगा तो हमको भी उसमें भी कोई माध्यम का जरूरत नहीं होगा। यानी कह रहा है हमारा शरीर जो होता है विकिरण प्रोसेस द्वारा, विकिरण प्रोसेस क्या होता है, इसमें कि कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए, उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। उसी तरह हमारा शरीर भी जो वायुमंडल में उष्मा देता है, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही देता है और उससे उष्मा प्राप्त करता है, ग्रहण जो करता है विकिरण प्रोसेस के द्वारा ही ग्रहण करता है, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही ग्रहण करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को, हमारा शरीर जो परिवेश को क्या करता है, विकिरण द्वारा ही उष्मा देता है तथा उससे ग्रहण करता है। अब बता गहरे रंग के कपड़े, अब बता गहरे रंग के और हल्के रंग के कपड़े। गहरे रंग के कपड़े क्या होता है, कोई चीज गहरा चीज है वो हीट को, उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ठंडी में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को ज्यादा ग्रहण कर लेता है। ठंडी में हम ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊनी कपड़ा के बीच क्या होता है, हवा फंस जाती है जो शरीर का हीट को क्या करता है, बाहर आने से रोकता है और बाहर का ठंडा को शरीर में जाने से रोकता है, जिसके कारण हमको क्या होता है, गर्म महसूस होता है। और बात करें ठंडी का, ठंडी का बात कर रहे थे अभी। अब बात करें गर्मी का, तो गर्मी में हमें सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद लगता है। सफ़ेद कपड़ा पहनना गर्मी में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, हल्का रंग होता है। सफ़ेद क्या गया, हल्का रंग होता है। हल्का रंग क्या करता है, लाइट जो आता है, रोशनी से आता है, जो उष्मा जो आता है उसको कहता है रिफ्लेक्ट कर देता है, नहीं उसको परावर्तित कर देता है, उसको वापस भेज देता है, जिस कारण हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा रहता है। इसलिए हमको गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। और सर्दी के दिनों में गहरे रंग के, मोटे रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मोटे रंग, गहरे रंग में बात किया जाए तो काला कपड़ा को ठंडी में, गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये काला कपड़ा गहरे रंग का, और वो जितना उष्मा आएगा उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और वो उष्मा को ऑब्जर्व कर लेगा तो शरीर को हीट कर देगा। शरीर को हीट करेगा तो हमको गर्मी का अनुभव होने लगेगा। इसलिए वो गर्मी में काला कपड़ा नहीं, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और सर्दी में ब्लैक जितना पहन सकते। इसके अब एक बार थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं स्पीड से। उष्मा यानी हीट। उष्मा हीट क्या होता है, दो वस्तुओं की ताप अंतर में स्थानांतरित कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होता है हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरह उच्च ताप से निम्न ताप की होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है, चलता है। किसी वस्तु की उष्णता उसको हम कैसे पता करते हैं, उसका हम अनुभव करके, हम उष्णता का अनुभव करने के लिए, उसका ताप को अनुभव करने के लिए हम अपने इंद्रियों पे हमेशा यकीन नहीं कर सकते। क्यों नहीं यकीन कर सकते? अगर हम मान लेते 3 बाल्टी ले ली, क्या करिए, 3 बाल्टी ले लिए, एक में हम गर्म पानी दे दिए, एक में हॉट वाटर दे दिए, एक में कोल्ड वाटर दे दिए, और इसमें दोनों मिला दिए, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों मिला दिए। मेरा दोनों हाथ था, एक हाथ मेरा हाथ था गर्म पानी में, एक हाथ था मेरा ठंडा पानी में, और इसमें क्या था, दोनों पानी मिला हुआ था। हम अपने इंद्रियों पर इसलिए विश्वास नहीं कर सकते, क्या हम अपने इंद्रियों पर विश्वास कैसे करेंगे, क्या हमारा
इंद्रिया बता देगा कौन गर्म है कौन ठंडा है, उसका पता चलेगा यहाँ पे। इसका मेरा हाथ अगर गर्म पानी में है तो इसको हम इस पानी में लाते हैं, इसमें कि दोनों पानी मिक्स है, और मेरा हाथ ठंडा पानी में है तो इसको भी यहाँ पे लाते हैं, यानी दोनों हाथ को इस पानी में डालते हैं। तो जो गर्म था, जो हाथ गर्म था उसको यहाँ पे क्या होगा, ठंडा का एहसास होगा, ठंडा का एहसास होगा, और जो ठंडा में था उसको क्या होगा, यहाँ गर्म का, इस पानी में गर्म का एहसास होगा। यानी एक हाथ मेरा कहेगा कि ये पानी गर्म है, एक हाथ मेरा कहेगा कि ये पानी ठंडा है, यानी दोनों मेरा ही हाथ और दोनों अलग अलग डिसीजन देता है। इसलिए हम इसको कैसे मान सकते हैं कि हम अपने इंद्रियों से ताप का अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा किस वस्तु में क्या ताप है। इसलिए हम अपने इंद्रियों पे हमेशा यकीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चालक पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को पार कर देता है, आसानी से पार हो जाता है, जिससे होकर वो चालक हो गया, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, और जिससे कि ताप पास नहीं होता आसानी से, वो हो गया कुचालक पदार्थ, यानी इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल मिले तो प्लास्टिक, हवा। अब आते हैं ऊर्जा का जो 3 प्रक्रम द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, एक होता है चालन, जिसमें ऊर्जा जो होता है किसी एक सिरे पर, किसी ठोस के एक सिरे पर हम देंगे वो दूसरा सिरा तक पहुंच जाएगा, ये किसमें, चालन में। और दूसरा संवहन यानी कन्वेक्शन में, जिसमें हम कन्वेंशन में क्या होता है, जब किसी तरल या गैस पदार्थ को, कन्वेंशन में हम तरल या गैस पदार्थ को गर्म करते तो ऊपर हो जाता है, वहाँ ठंडा हवा आके, ठंडा वस्तु आके क्या होता है वहाँ पे अपना जगह घेर लेता है, जिसके कारण क्या होता है वो भी ऊपर हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र किसमें चलता है, संवहन प्रक्रिया में द्वारा। जैसे कि संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या करता है, समुद्र की ओर से आने वाली हवा, और समुद्र से स्थल से मिल और समुद्री से मिल जो होता है वो किसमें होता है, इसी प्रोसेस से होता है। पानी का उबलना और समुद्र था स्थल से मिल, समुद्र और स्थल मिल संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और समुद्र और स्थल से मिल क्या होता है हम बता दिए कि जब हल्का होगा ऊपर जाएगा, और जिधर गर्म होगा उधर का वायु ऊपर जाएगा, और ठंडा का वायु आके इधर मिल जाएगा, वही हो गया अभिकिरण यानी रेडिएशन, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि हम अपने शरीर से जो अपने परिवेश को ऊष्मा देंगे तो इसके लिए हमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो हम उससे ऊष्मा लेने का जरूरत पड़ गया तो उससे भी हमें कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि सूर्य से रोशनी आता है हमारे तक, उसको भी कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता। अब मतलब गहरे और हल्के रंग, गहरे रंग ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है, इसलिए हमें सर्दी में गहरे वस्त्र पहनना चाहिए, और हल्के रंग जो है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, नहीं उस ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम गर्मी में हल्के रंग के कपड़े अधिक पहनना चाहिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। और जो ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेहतर लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिहार के जितने भी छात्र हैं क्लास 7th के NCERT को पढ़ने के लायक, उन सभी तक इसको भेज दें ताकि वो पढ़ सके। और साथ ही इसी चैनल पे क्लास 10th बिहार बोर्ड और क्लास 12th बिहार बोर्ड की उर्दू सिलेबस की कंप्लीट तैयारी की जाती है। जो जानने वाले हैं उसको यहाँ तक ज़रूर भेजें। अब इस शेर के साथ अपने बात को ख़त्म करूँगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। थैंक्स।